हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो पूरा देखिए। ज्योग्राफी का हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2023 का लेकर आए हुए हैं। हिंदी मीडियम में भी है ये सॉल्यूशन और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप लोग कोई भी मीडियम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी आप लोग स्किप नहीं कीजिए। पूरा वीडियो देखने का आदत डालिए। एग्ज़ाम है, इसको लाइटली नहीं लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखा करें आप लोग। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ कब याद होता है, कोई भी चीज़ सुनकर देखकर ज़्यादा याद होता है। याद रखिएगा, जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं ज़्यादा याद रहता है। तो सिर्फ सुनिए नहीं, सिर्फ देखिए नहीं, दोनों कीजिए। सुनिए भी और देखिए भी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखिएगा तो साथ साथ सुन लीजिएगा, है ना। तो आप लोग दोनों कीजिए। वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होता है, आप सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं, तो ज़्यादा याद रह जाता है ना, ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये ज्योग्राफी का है, क्लास 12 का है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, सब्जेक्टिव पेपर का है। कौन सा पेपर का? सब्जेक्टिव पेपर, है ना, सब्जेक्टिव पेपर का है ये। तो ये आपका जानिए कि ये पेपर आपको लिखने वाला रहता है। तो ये पेपर को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना है, लिख कर। मैं तो यही बता रहा हूँ कि एक टाइम टेबल का मैंने वीडियो बनाया कि टाइम टेबल आप लोगों का क्या होना चाहिए। वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो अगर टाइम टेबल अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो वाला टाइम टेबल इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप लोग देख लेना ज़रूर। टाइम टेबल बोर्ड आभा चैनल के वीडियोज़ में जाके देखिएगा। टाइम टेबल करके मैंने बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। वो टाइम टेबल आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाके देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। आप लोग देख लीजिए क्या मैं बता रहा हूँ। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। याद रखिएगा 1 से 7 तक एक नंबर वाले हैं, लेकिन किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है। ये याद रखिएगा, किन्हीं 5 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। आंसर एनी 5 द क्वेश्चंस, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। याद रखिएगा 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। 8 से लेकर 14 तक ये आपको 5 प्रश्न है फिर से, और 50 शब्दों में देना है। 3 अंक के हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके। और यहाँ पे 15 से 19 तक में आपको अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे भी आपको ऊपर वाले में कितने क्वेश्चन बनाने थे, किन्हीं 5 प्रश्न, और यहाँ पे 3 प्रश्न। तो ऐसे करके कुल 13 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व को आप लोग को परिभाषा देना है। डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र अगर हम स्क्वायर में बांट दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया में जितने लोग रहेंगे, है ना, प्रति स्क्वायर एरिया में, तो वो आपका हो गया जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं यार, आप लोग को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। याद रखिएगा बच्चों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, है ना। इसे निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। जनसंख्या घनत्व का यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। कुल आबादी को हम लोग क्या किए हैं, कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिए हैं। चलिए इंग्लिश में देखिए हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया इज नॉन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। कोई भी स्क्वायर यूनिट एरिया में जितने लोग वहाँ पे मतलब कि रहते हैं, है ना, पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट एरिया, क्या बोलेंगे उसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो। देखिए फिर मैंने अभी बताया था रेशियो, अनुपात बताया था, वही रेशियो यहाँ पे बताया गया, बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। जो साइज एक पर यूनिट एरिया जो लेंगे उसमें जितने लोग रहते हैं, है ना। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। वही मैंने बताया कि जनरली पर स्क्वायर किलोमीटर में मतलब कि इसे मेजर करते। कैसे देखिए, 20,000 आदमी लोग अगर रह रहे हैं, 10,000 मान के रखिए, 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में 10,000 लोग यहाँ पे वास करते हैं, है ना। तो यही हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोपण कृषि किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो याद रखिए ये एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें चाय, कहवा आदि सभी आते हैं। देख लीजिए काजू, रबड़, है ना, केला आदि कपास की फसलें आती हैं। और ये क्या होता है, ये वाला कृषि जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े मात्रा में बड़ा क्षेत्र में इसे उपजाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, मैंने बताया था कॉमर्शियल है, बड़ा
मतलब कि मात्रा में किया जाता है ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। वेयर ए सिंगल क्रॉप याद रखिएगा, सिंगल क्रॉप है ना, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन इज़ ग्रोन, एक मतलब कि क्रॉप मतलब उपजाया जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, याद रखिएगा कि लार्ज नंबर में अमाउंट में आपको लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, है ना। देखिए सशक्तिकरण का तात्पर्य है आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समर्थ बनाना। और इसका समर्थ बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ताकि वे अपने विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो सके, वह भी अपना लोकतंत्र में अपना सहयोग कर सके, सब तरह का सहयोग दे सके। चलिए अगला देखिए, इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे, एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, वही बताया मैंने कि चॉइसेस को रख सके। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ट बाय ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। याद रखिएगा धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों में, धरती की सतह के नीचे क्या पाया जाता है, चट्टानों का आप लोग को मिलेगा, क्या बोलते हैं, लेयर मिलने लगता है। तो चट्टानों के कणों के बीच के रिक्तियाँ जो गैप है वहाँ पे जो जल हैं वो भूगर्भिक या भूजल कहते हैं। ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स में रहता है, एंड स्पेसेस जो स्पेस रहता है मैंने बताया इन सॉयल, सैंड एंड रॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल क्या है, व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है, याद रखिएगा ब्रांच है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक, जो कि उत्पत्ति मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक, है ना, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उसको अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क्स ऑफ पीपल एंड कल्चर्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो नेटवर्क है पीपल, देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, क्या का स्टडी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क पढ़ते हैं ह्यूमन का मतलब कि पीपल का, किसके साथ, कल्चर्स ऑन अर्थ सरफेस, उसी को अच्छा से यहाँ पे बता दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन, है ना। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जो सरकारी क्षेत्र है ना, उसको किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है। आगे देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पब्लिकली आउंड और पब्लिकली ऑपरेटेड मीन्स, याद रखिएगा जो पब्लिकली आउंड है और पब्लिकली ऑपरेटेड है, जो किसी के सार्वजनिक है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्राइवेट ऑनरशिप और ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, व्हाट इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। तो ये देखिए भोजन, वस्त्र तथा आवास मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर मतलब आश्रय आर द बेयर नेसेसिटीज़ फॉर एनीवन्स सर्वाइवल, ठीक है। ये आपके नेसेसिटीज़ हो गए, नीड हो गया। आगे देखिए, मानव विकास के 3 सूचकांकों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो क्या पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द 3 इंडेक्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, 3 सूचकांक देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, ये आपके हो गए 3 सूचकांक। इंग्लिश में देख लेते हैं, द 3 इंडाइसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम, ये आपके 3 हो गए इंडाइसेस ह्यूमन डेवलपमेंट के। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखना है, राइट नेम ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। किसका, पॉपुलेशन चेंज का, किसका, जनसंख्या परिवर्तन का। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक आप लोग को जानते होंगे, बहुत ही ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला होता है जन्म दर, तो जन्म दर में यहाँ पर डैश दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति, याद रखिएगा, प्रति 1000 व्यक्तियों में किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। याद रखिए 1000 व्यक्ति में किसी भी देश में जो जीवित बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, एक वर्ष में जनसंख्या के, याद रखिए प्रति 1000 में, फिर प्रति 1000 व्यक्ति में ही कंपैरिजन होगा। किसी देश के मरने वाले लोगों की संख्या मतलब 1000 लोगों में कितना मरा, वो मृत्यु दर कहलाता है। प्रवास भी आता है, किसी कारणवश व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर, क्या हो जाएगा, बर्थ रेट, द क्रूड बर्थ रेट, है ना, इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन,
ठीक है, ये हो गया। डेथ रेट देख लीजिए, डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। याद रखिएगा कैसे, पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पर 1000 मतलब कि पर्सन्स में कितना कोई का डेथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। माइग्रेशन देखिए, माइग्रेशन में भी परमानेंट हो सकता है, टेम्पोररी हो सकता है, सीजनल हो सकता है। कैसे देखिए, परमानेंट का मतलब हुआ कि आप किसी अपने जगह से, अपने क्षेत्र से छोड़कर किसी अच्छे शहर में जाते हो, बस जाते हो, या फिर कहीं बाहर देश चले जाते हो, वहाँ पे बस जाते हो, तो ये परमानेंट हो गया। टेम्पोररी क्या हुआ कि आप काम करने के लिए गए हो लेकिन वापस आ जाओगे। सीजनल मतलब क्या हुआ कि आप किसी सीज़न के लिए जाते हो, कि कोई मतलब कि जैसे फल का मतलब कि मौसम ठंडा में लगता है सेब का, तो आप ठंडा में कश्मीर जाते हो, फिर बाकी के दिन घर में वापस आ जाते हो, तो ये हो गया सीजनल। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, वही बताया था, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज और अर्बन टू रूरल एरियाज, इस तरह का माइग्रेशन हो सकता है। आगे देखिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने देखा है रिपीट होते हुए हर साल। एक बात मैं आप लोग को और बताना चाह रहा था कि आप लोग प्रीवियस ईयर का अगर मॉडल पेपर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट वाला जाके वीडियो में देखिएगा, मतलब कि हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट का लिस्ट में जाके देखिएगा। 2022 का 2021 का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, दोनों साल का आप लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन जरूर कर लेना, मैं यही बता रहा हूँ, और गेस्ट पेपर भी सॉल्यूशन कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। आगे देखिए, हाउ इज़ रोड ट्रांसपोर्ट ईजियर देन रेल ट्रांसपोर्ट, ये आप लोग को पूछा गया है। सड़क मार्ग निश्चित गंतव्य स्थान पर परिवहन को सुनिश्चित करता है, जबकि रेल मार्ग से सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही परिवहन संभव है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है, जब मन किया रुक जाओ, जब मन किया चल जाओ। सड़क मार्ग के साधनों को कहीं भी रोका जा सकता है, यही मैंने बताया अभी, दूसरे मार्ग पर लाया भी जा सकता है, मतलब कि वहीं से कच्ची मार्ग भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन रेलों को सिर्फ और सिर्फ स्टेशनों पर ही रोका जा सकता है। खाद्य सामग्रियों का शीघ्र वितरण आप किससे हो सकता है, सड़क मार्ग से हो सकता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला इंग्लिश में देखिए, इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसीडेड रेलवेज, कैसे प्रेसीड किया देखिए यहाँ पे, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज बहुत है ना। मैंने फिर से बताया कि आप जहाँ चाहो वहाँ रुक जाओ, जो भी करना है कर सकते हो, पगडंडी पकड़ना पगडंडी पकड़ सकते हो। विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड, ये इनको बिल्ट और मेंटेन भी किया जा सकता है आसानी से। पहले देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स, बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपका रेलवे का वो बहुत कम है रेलवे लाइन से। अगला देखिए, रोड कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड undulating टोपोग्राफी है ना। आगे देखिए, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालय, बोलता है कि जहाँ पे ज़्यादा स्लोप है वहाँ पे भी रोड में बन सकता है, बाकी वहाँ पे रेलवे नहीं हो सकता। आगे देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, बोलता है कि इकोनॉमिकल है ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट एरियाज, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय कृषि की विशेषताओं का आपको क्या करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बोलता है भारतीय कृषि की विशेषताएं देख लीजिए। खाद्यान्न की प्रधानता, देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन आपको यहाँ पे जुटाना है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। कुल कृषि उत्पादन में 80% क्या है, भाग खाद्यान्नों का ही होता है। खाद्यान्न मतलब कि जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, वो खाद्यान्न में आते हैं। फसलों की विविधता, भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, हो जाती हैं, एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कृषि का पुराना ढंग, देश में आज भी क्या है, कृषि पुराने ढंग से की जाती है, मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद का प्रयोग कम होता है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित हैं। आगे देखिए, कृषि मानसून का जुआ, बोलता है भारतीय कृषि पूर्णतः बोल रहा है कि मानसून जलवायु पर आधारित है, मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। यहाँ पे मानसून देखिए कभी कभी देर हो जाता है, जल्दी आ जाता है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त रहती है, लेकिन वर्षा न होने के कारण फसल मिलना कठिन हो जाता है। याद रखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है रीज़न अभी तक, कि यहाँ के किसान प्रशिक्षित ज़्यादा नहीं है, अनपढ़ हैं ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो पाता है कि वो नए टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा खादों का जितना मात्रा में क्या करना चाहिए यूज़, जितना कि उचित मात्रा होता है वो नहीं जानते कितना दिया जाना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही साथ यहाँ पे जनसंख्या भी प्रॉब्लम है। कृषि जोत का छोटा कार्य, अभी मैंने बताया कि खेतों का कार्य यहाँ पे छोटा होता है, जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बढ़ जाता है, जिससे आधुनिक खेती करना कठिन हो जाता है। उत्पादन भी कम होता है। भारत में अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह मूलक है, गहन कृषि का अभाव है और यहाँ पे क्या होता है, अत्यंत कम होता है फसल उत्पादन। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मेनली ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन अर्थ।
ठीक है, वही सारा चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाइल्ड्स। हाइल्ड्स के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, देखिए हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल यूज़ कर लेते हैं, इरिगेशन, ये सारा चीज़ करते हैं। फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, लैंड का कमी है, विद एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ लिवलीहुड विच लीड्स टू इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है ना। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ लेड टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस एंड रेंडर्ड द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन अनइकोनॉमिकल। यहाँ पे यही प्रॉब्लम फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी प्रॉब्लम है। भू निम्नीकरण को कम करने का उपाय बताना, सुझाव बताना। एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हो रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी लेटेस्ट में, सभी अभी मतलब कि जो रिसेंट में। आगे देखिए, कृषि भूमि की गुणवत्ता में गिरावट को भूमि क्षरण या भू निम्नीकरण कहते हैं। गिरावट जो होता है गुणवत्ता में, भूमि निम्नीकरण से भूमि की उत्पादक क्षमता में अस्थायी एवं अस्थायी गिरावट आ जाती है। भूमि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से भूमि का क्षरण हो रहा है। क्या क्या रीजन देख रही है, दीजिए। भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित तरीकों से सुलझाया जा सकता है। वन आरोपण करके, है ना, अधिक वर्षा वाले मरुस्थल भागों में भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है, वर्षा को वनों का रोपण करके। चारागाह भूमि पर उचित प्रबंधन करके भी भूमि निम्नीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि निम्नीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन और नियंत्रण, खाद्य औद्योगिक जल परिष्करण के द्वारा भी भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो यहाँ देखिए, वेज टू स्टॉप लैंड डिग्रेडेशन और एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को लगाना, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन आप लोग भी जान रहे होंगे, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली, अपने रूट्स में पकड़ के रखता है, इसलिए क्या होता है कि चांसेस सॉइल इरोजन के घट जाते हैं। इन एरिड रीजन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ए मेजर काउज फॉर सॉइल इरोजन। वही चीज़ को फिर से इंग्लिश में दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। जहाँ पे तेज हवा चलता है वहाँ पे भी होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिड रीजन्स में वो लिखा हुआ है। हेयर प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स अराउंड कल्टिवेटेड लैंड कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय स्टॉपिंग द फोर्सेस ऑफ विंड। In mineral rich areas, regions, the mining activities should be done keeping in mind the appropriate environmental checks, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट हम लोग इंडस्ट्रियल से जो हम लोग छोड़ते हैं वो भी समझ के करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, यह भी आपको मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो जाता है। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि करेंगे, आगे से अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने इंग्लिश मीडियम में करवाया है और हिंदी मीडियम में। हिस्ट्री का भी मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम में करवा दिया, उसको जरूर देख लेना। बाकी सब्जेक्ट का भी करवाऊंगा धीरे धीरे। आप लोग सपोर्ट करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखो। टाइम टेबल वाला वीडियो मैंने आप लोग को बता दिया है कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको डालवाना है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सब्जेक्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में दिखा देता हूँ आप लोग को, ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम मेन ग्रुप आपका यहाँ पे लिंक दिखा हुआ है और 12th का भी लिंक है। दो हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक मेन ग्रुप लिंक है, देख लीजिए, नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक से भी जुड़ सकते हैं। लिंक से सब, अगर 12th का भी लिंक है, दो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए, PDF सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग मेन ग्रुप ये है, मेन ग्रुप में जुड़ जाइए, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। और क्लास 10th वाला में आप लोग नहीं जुड़िएगा, क्लास 12th वाला में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि 10th वाला में आप लोग जुड़ के क्या करोगे, क्लास जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स, तो नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बता रहा हूँ कि सभी वीडियोस आप लोग पहले देख लिया करें, फिर जाके PDF पढ़ा करें। इससे क्या होता है, आप लोग को फ़ायदा होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ देखने से कभी याद नहीं होता है। वीडियो देखिए, सुनकर और देखकर, ये दोनों काम एक साथ करोगे तो कोई भी चीज़ का 50% याद रहता है। याद रखिएगा, सिर्फ सुनने से 10-20% याद रहता है, सिर्फ देखने से 10-20% याद रहता है। तो कोई भी वीडियो देखो तो ध्यान से देखो, सारा चीज़ समझते चलो और लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैंने जो टाइम टेबल बताया आपको वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। उसमें मैंने 11 से 1 आप लोग को 2 घंटा मतलब कि 2 आवर मैंने बोला है कि डेली एक सेट बनाना है। अगर एक सेट बनाते हुए नहीं चलोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। लगे रहिए, जोश में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।